everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट लेकर आ गई हूँ। आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो हमें पॉश एक्ट कैसे आया उस चीज़ के बारे में बताएगा। एंड ऑल्सो इफ़ देयर इज़ अ विमेन जो कि वर्किंग है तो क्या वो जहाँ जिस वर्क स्पेस में काम कर रही है कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उसके जो कि वहाँ पर वायलेट हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। और कौन सा ऐसा जजमेंट है जो आप चाहते हो जिसकी समरी मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। नाउ कमिंग टू द लैंडमार्क जजमेंट, इट इज़ ऑब्वियसली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब क्या यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट विशाखा के साथ हुआ था? नहीं, यहाँ पर बात होती है भंवरी देवी की। ठीक है, ये एक एनजीओ में वर्क करती थी, सोशल वर्कर थी एंड वन फाइन डे शी केम टू नो दैट कहीं पर चाइल्ड मैरिज हो रही है। अब क्योंकि ये एनजीओ वर्कर थी तो इनका काम ही था इन सारी चीज़ों को, एट्रोसिटीज़ को या फिर जो भी हमारी सोशल इविल्स हैं उनको रोकना। सो वो वहाँ पर चली जाती हैं इस चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। नाउ ये बात बहुत पहले की है, उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम ये सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था। सो व्हेन शी वेंट देयर, उनको कुछ पता नहीं था, बट जब वो वहाँ पर गई उन्होंने देखा कि ये जो शादी हो रही थी वो अपर क्लास पीपल जो थे वो कंडक्ट करवा रहे थे एंड जो भंवरी देवी है कहा जाता है कि वो लोअर क्लास से बिलोंग करती थी। सो नाउ जो एक मेल ईगो था वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया था अपर क्लास पीपल का कि हाउ कम अ लोअर क्लास विमेन वो आके हमारे यहाँ पर किसी फंक्शन को रोक सकती है या चाइल्ड मैरिज को रोक सकती है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर भंवरी देवी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, उनका गैंग रेप भी हुआ एंड एज अ रिजल्ट दिस मैटर वेंट बिफोर द कोर्ट। अब कोर्ट के सामने ये मैटर जब गया तब इसका डिसीजन आया 1997 में। और पॉश एक्ट कब आया था? इन द ईयर 2013। ठीक है, और ये गैप हमें क्या दिखाता है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी कि ठीक है, देयर इज़ अ वैक्यूम इन द लॉ। कैसे कि अगर एक वीमेन है उसके साथ वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो हमारे पास कोई लॉ नहीं है। एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला फॉर द टाइम बीइंग हम विशाखा गाइडलाइंस दे रहे हैं, इस गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर कोई भी कुछ भी होता है तो ये गाइडलाइंस उस पर गवर्न की जाएगी, लेकिन हम पार्लियामेंट को बोलते हैं कि आप लोग जल्दी से इन गाइडलाइंस के बेसिस पे एक लॉ लेकर के आइए। अब यहाँ पर आयरनी की बात यह है कि गाइडलाइंस देने के बाद भी आप देखो कितना लंबा गैप है, इतने साल हमें लग गए, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हमें लग गए एक प्रॉपर लॉ लेकर आने में। सो आज हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, बिकॉज ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात तो हुई थी भंवरी देवी के साथ, लेकिन ये जो केस था पर्टिकुलरली इसको काफ़ी सारी विमेन राइट एक्टिविस्ट जो थे और जो एनजीओज थे उन्होंने पिटीशन वो लेके गए थे कोर्ट के सामने। तो इसीलिए इस केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया ही है कि ये जो पर्टिकुलर केस था इसको कुछ विमेन ग्रुप्स और एनजीओज लेकर गए थे एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL बिफोर द कोर्ट, जहां पर भंवरी देवी जी का गैंग रेप हुआ था जब वो एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गई थी। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट हुआ था इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वर्किंग विमेन है उनके सेफ्टी के लिए कोई भी गाइडलाइंस हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी। एंड यहाँ पर जो पिटिशनर्स थे जो कि गए थे भंवरी देवी जी के उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि विमेन को गारंटीड हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब कौन से यहाँ पर आर्टिकल्स हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अभी ही तुरंत, या फिर हम लोग कुछ देर बाद तो इसको डिस्कस करने वाले ही हैं। तो ये थे हमारे छोटा सा फैक्ट्स। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स द इश्यूज, अब कोर्ट के सामने इशू किस बात को लेकर के था? वेदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कंस्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती भी हैं?
एंड नंबर 2 कि देयर इज एन अर्जेंट नीड कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोक सके। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो कभी किसी ऑफिस में गए हैं और आपने वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स देखे होंगे, है ना, वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पर पॉश एक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है। तो वो क्यों लिखा हुआ होता है वहाँ पर? क्योंकि ये एक मैंडेट है। समझते हैं इसको भी अभी हम थोड़ी ही देर में। सो अब ये फैक्ट्स था और ये दोनों ही इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने थे, जिस पर अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क डिसीजन हेल्ड दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल चुका है कि हाँ, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी विमेन के साथ वर्क प्लेस पे तो वो उसकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। वाई? बिकॉज शी हैज़ द राइट टू इक्वालिटी। क्या कभी मेन को देखा है उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हुए वर्क प्लेस पे? देन वाई विथ विमेन? एंड ऑल्सो इस चीज़ के डर से अगर हम विमेन को ये बोलें कि नहीं नहीं आप एक काम करो, आप घर पे बैठ जाओ, आप काम करने जाओ ही मत, तो ये तो फिर आर्टिकल 19 जो उसको राइट देता है कि वो कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, जॉब जो भी वो करना चाहती है वो कर सकती है, तो फिर ये तो इसका भी वायलेशन हो गया। एंड ऑल्सो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट टू लाइफ देती है बट विथ डिग्निटी, उसका क्या? अगर एक विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पर डिग्निटी तो रही ही नहीं। तो एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इतने सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। एंड ऑल्सो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा था यहाँ पर उसके साथ। एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली एंड 226 के अंदर वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो ये यहाँ पर देखा गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, रिकॉग्नाइजिंग अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम देखने को मिला था। अब लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं जहाँ पर ध्यान नहीं जाता है, बट जैसे जैसे हमें कुछ कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है वो देखने को मिलता है, तो उसके बेसिस पे फिर हम सोचते हैं कि अच्छा हाँ ये इसके ऊपर तो हम लॉ लेकर आए ही नहीं थे, चलो अब ज़रूरत है इसको लाने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, भारतीय न्याय संहिता के आने से पहले स्नैचिंग का एज सच कोई ऑफेंस नहीं हुआ करता था इन द इंडियन पीनल कोड, बट उसके बाद हमने देखा कि भाई जब स्नैचिंग का केस जा रहा है, स्नैचिंग का क्या मतलब होता है, जब आपसे छीन करके कोई चीज़ कोई इंसान जल्दबाजी में लेके जा रहा है उसको हम स्नैचिंग बोलेंगे। फ़ोन छीन के ले गए, आप रास्ते में चल रहे थे, आपका फ़ोन छीन के ले गए, या फिर आप रास्ते में चल रहे थे आपकी चेन छीन के लेके चले गए, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये सब कुछ आ जाता है स्नैचिंग में। नाउ पहले ये देखा गया कि जब इंडियन पीनल कोड था स्नैचिंग का कोई प्रोविजन नहीं था, तो इन दैट केस अगर कोई ऑफेंस होता भी था स्नैचिंग का तो उसको हम थेफ्ट में या रॉबरी में डाल देते थे जो पुलिस वाले थे। लेकिन फिर हमने देखा कि अब जब हम न्यू लॉ लेकर आ ही रहे हैं और यहाँ पर ये लीगल वैक्यूम है ही, तो एक काम करते हैं ना, एक प्रोविजन बना ही देते हैं स्नैचिंग का। एंड एज अ रिजल्ट टुडे वी सी कि स्नैचिंग का एक प्रोविजन है। सो इसी को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव वैक्यूम, कि कभी कभी लॉज बनाने में हमसे देरी हो जाती है, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये भी एक ऐसा एरिया है जिसके लिए लॉ की या फिर एक लेजिस्लेशन की या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक और बात पे गौर किया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि पॉश एक्ट अगर आया तो इसमें वो कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसके ऊपर भी फोकस किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज सीडो। सीडो का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि साफ साफ कहता है कि भाई ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है
जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको कोई ना कोई लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आना ही चाहिए इसके ऊपर। तो ये वो इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसके ऊपर भी फोकस किया गया। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया द विशाखा गाइडलाइंस। उन्होंने बोला जब तक पार्लियामेंट लॉ को लेकर नहीं आती है तब तक इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो कि किसी भी लॉ को ड्राफ्ट करना, लेकर आना इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, समझने की कोशिश होती है, अमेंडमेंट्स होते हैं, एंड फाइनली जाकर के कोई भी जो बिल है उसको फिर पास किया जाता है। तो इतना ईजी तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये बात पूरी पूरी समझ गई थी। उन्होंने उनको ये भी पता था कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, हम कोई लॉ लेके नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो कोई लॉ बना सकती है। तो उन्होंने बोला कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन अस, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर नहीं आती है तब तक हम एक गाइडलाइंस दे सकते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि उन गाइडलाइंस में उन्होंने क्या क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी थी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको हम सबको पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर टर्म समझाना चाहती हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और वो है विच इंक्लूड्स अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट। नाउ यहाँ पर एक चीज़ समझना आप कि ये जो अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल या फिर नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर है, ये पार्टी टू पार्टी, फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करता है, वेरी करता है। क्यों करता है? बिकॉज देखो, दो सिनेरियोज को समझो, हम एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए इसको एज एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ गर्ल जो कि अर्बन एरिया से ही है और अच्छे कॉलेज में गई है, अच्छे स्कूल में गई है, एंड शी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल विथ पीपल। तो और वो बहुत ज़्यादा सोशल भी है, तो वो पार्टीज़ में आना जाना उसका रहता है और वो बहुत सोशल है, लोगों से मिलती जुलती है वो। सो मे बी अगर कोई ऑल ऑफ अ सडन आके उससे कुछ कहता है, बात करता है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर उसके कंधे पे, यहाँ पर शोल्डर पे हाथ भी रख देता है, तो मे बी उसको फ़र्क ना पड़े, उसके लिए वो अनवेलकमिंग ना हो। लेकिन वहीं पर हम सिनेरियो 2 पे चलते हैं जहां पर देयर इज अ गर्ल जो कि रूरल एरिया से आई है। वहाँ पर उसकी जो एजुकेशन है वो भी कोएड उसमें नहीं थी, ठीक है। तो वो हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है, उसकी इंटरेक्शन जो थी वो अपने फैमिली के अलावा कभी किसी से हुई नहीं है। एंड अभी अभी ही वो बाहर निकली है जॉब करने के लिए, या फिर अभी अभी वो बाहर निकली है अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई पर्सन अचानक से, कोई मैन अचानक से जाकर के उसके सामने उसको यहाँ पर टच कर देता है, तो वो उसके लिए अनवेलकमिंग हो सकता है। ये एक एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि अनवेलकमिंग जो आपके लिए है हो सकता है अनवेलकमिंग वो मेरे लिए ना हो, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव, वो पर्सन कैसे एनवायरनमेंट से आया है, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि विच इंक्लूड्स अनवेलकमिंग सेक्सुअल डिटरमाइंड बिहेवियर सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट, अ डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकमिंग फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एम्प्लॉयर्स ड्यूटी। अब अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है किसी वर्क प्लेस पे या फिर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है? इट प्लेज द ड्यूटी ऑन एवरी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो अपने अंडर किसी को काम करवाता है, एम्प्लॉय को रखता है, ठीक है। तो जो आपको नौकरी दे रहे हैं ये उनका काम है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करें, होने ही ना दें। और होने ही वो कैसे नहीं देंगे कि भाई आप रेगुलर जो वर्कशॉप्स होती हैं वो कंडक्ट करवाओ, अवेयरनेस फैलाओ अपने ही एम्प्लॉयज़ के बीच में कि देखो ऐसा ऐसा एक लेजिस्लेशन है, ऐसी ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एट द सेम टाइम आप जो आपकी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी समझाओ कि देखो अगर आपके साथ में ऐसा कोई भी अनवेलकमिंग बिहेवियर होता है, आप आकर के दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डेजिग्नेटेड, इसको आप आके बता सकते हो, हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूरी की पूरी ड्यूटी जो है वो एम्प्लॉयर को बता दी गई कि भाई आपका वर्क स्पेस है तो आप इस बात को इंश्योर करो कि सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही ना,
उसको प्रिवेंट करो। लेकिन अगर हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप उस बात को दबा रहे हो कि ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। आपको फिर पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि जो मैटर है वो जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाए और उस मैटर पे ध्यान दिया जाए। नाउ कमिंग टू द कंप्लेंट्स कमेटी, साफ साफ गाइडलाइंस में कहा गया कि हर एक वर्क स्पेस में एक कंप्लेंट्स कमेटी होगी। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्हाट कैन वी से, क्या कोई ऐसा हमें लिमिट बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जब हम उसको एक वर्क स्पेस मानेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कंप्लेंट्स कमेटी होगी वर्क स्पेस में, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स, कि अगर कंप्लेंट जा रही है तो फिर ये कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कंप्लेंट्स कमेटी करेगी। अब इस कंप्लेंट्स कमेटी में हेड कौन करेगा? हमेशा ध्यान रखना, इट विल बी हेडेड बाय अ विमेन ओनली, ठीक है, क्योंकि माना गया कि अगर एक विमेन कंप्लेंट लेकर जा रही है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी एक विमेन के सामने अपनी बात रखने में, और विमेन उसको सही तरीके से समझ भी पाएगी अपने पर्सपेक्टिव से। सो जो हेड होंगी वो विमेन होंगी एंड हैव एटलीस्ट हाफ इट्स मेंबर्स टू बी विमेन। जितने भी लोग हैं उसमें से आधे लोग तो विमेन ही होने चाहिए। एंड ऑल्सो सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कोई बाहर का पर्सन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। वाई? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ केसेज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि वहीं पर दब जाती है बातें। क्यों दब जाती है वो बातें? बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी बदनामी हो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कंपनी की बात कंपनी में ही रह गई, और फिर जो फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, वो हमें नहीं देखने को मिलती है। बट साफ साफ यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो ऐसा कोई बायसनेस नहीं होगा और किसी भी विमेन के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि नहीं तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो बिकॉज हमारी बदनामी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज प्रिवेंटिव स्टेप्स। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई आप तो प्रिवेंटिव स्टेप्स लो, आपको ये कोशिश करनी है, एम्प्लॉयर को ये कोशिश करनी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही ना। आप अवेयरनेस फैलाओ, आप जितनी भी गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सब चीज़ों को आपको बताते रहना है लोगों को। एज अ रिजल्ट जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, आपसे पूछा कि आप लोगों ने वो बोर्ड देखा है जहाँ पर पॉश एक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है, तो यस वो भी इसी का पार्ट है। वो भी जगह जगह पर इसीलिए लगाया जाता है ताकि लोगों को याद रहे और वो देख करके अगर किसी को पता नहीं भी है तो पता चले कि ऐसा कुछ होता भी है। देन डिसिप्लिनरी एक्शन। अब डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है? द गाइडलाइंस स्टिपुलेटेड दैट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स इफ द कंडक्ट अमाउंटेड टू अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ। आईपीसी क्यों लिखा है? बिकॉज जब गाइडलाइंस आई थी तब तो इंडियन पिनल कोड ही था, ठीक है। और एनी अदर लॉ द एम्प्लॉयर वॉज ऑब्लिगेटेड टू इनिशिएट एक्शन बाय मेकिंग अ कंप्लेंट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। साफ साफ कह दिया गया कि भाई अगर आपके सामने कोई बात आ रही है कंप्लेंट्स कमेटी के पास कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, और अगर तब तक कोई लॉ आ जाता है या फिर इंडियन पिनल कोड के अंदर हम इसको लेकर आ सकते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है तो सीधे सीधे आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाओ, उनको जाके कंप्लेंट करो कि हमारे वर्क स्पेस में ऐसा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी बातें थी जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताई इस पर्टिकुलर जजमेंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट कि इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ। इस जजमेंट का इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। बट बिफोर गोइंग टू द इम्पैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ क्वालिटी मॉक टेस्ट तो आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट के साथ आपको जजमेंट एक्सप्रेस भी मिलेगी हर मंथ की, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। वहाँ से लेकर के आपको जितने भी आपका एग्जाम होगा तब तक जितने भी मंथ्स है उसकी जजमेंट एक्सप्रेस मिलेगी, यानी कि वो सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि किसी हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। बिकॉज आप अगर अपना क्लैट पीजी का भी पेपर देखते हो उसमें कहीं ना कहीं वेटेज दी जाती है करंट लीगल डेवलपमेंट्स को, जो करंटली हुआ है, करंटली लैंडमार्क जजमेंट्स है, उसके बेसिस पे हम कनेक्ट करके ट्रेडिशनल लॉज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। इम्पैक्ट क्या रहा इसका? सबसे पहले हमें ये देखने को मिला कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, कि अगर कभी किसी पर्टिकुलर सिटीजन के कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और
उनके लिए कोई भी लॉ नहीं है एट प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर एक्ट को हम इग्नोर कर देंगे, उस पर्टिकुलर ऑफेंस को हम इग्नोर कर देंगे। नहीं, देयर इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना पावर यूज करते हुए भी हमारी हेल्प कर सकती हैं। एंड नंबर 2, क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस सॉरी आए इस पर्टिकुलर जजमेंट से, तो इसीलिए हमने क्या देखा, फाउंडेशन ऑफ पॉश एक्ट। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि पॉश एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, आपको पता होना चाहिए पॉश एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सो ये जो पॉश एक्ट है वो इसी की वजह से आया, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट है जो हमें जजमेंट का देखने को मिला। इट एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब आप ये सोचो कि भाई आर्टिकल 21 एवरग्रीन आर्टिकल है। अगर हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी ऐसी बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो वायलेट हो रही हैं, तो वो गवर्न हो जाता है बाय आर्टिकल 21, है ना। और विमेन, एज अ विमेन आपके पास राइट टू वर्क तो है ही, आप काम तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर वर्क प्लेस पे डर है कि हैरेसमेंट हो जाए तो आप घर पे बैठ जाओ, ये तो हो नहीं सकता है, बिकॉज अगेन ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सो हमें इस जजमेंट से ये देखने को मिला कि एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट होना वर्क प्लेस पे, ये भी आपकी फंडामेंटल राइट में आता है। देन इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी हमें कंफ्यूजन होता है कि जो इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन होता है, कोई ट्रीटी होती है, तो किस तरीके से हम उसको इंडिया में, हमारे सोसाइटी के, हमारे देश के सिनेरियो में अप्लाई करेंगे। तो आपने ये देखा कि सीडॉ था, बट क्या हमने सीडॉ को एज इट इज़ उठा करके हमारे लोगों पे अप्लाई किया? नहीं। तो हम किस तरीके से ऐसा करते हैं, इसके बेसिस पे हम एक लोकल लॉ लेकर आ गए। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। मैं आपसे बार बार पूछती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। एंड आप जिस भी पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट पे वीडियो चाहते हो हमसे, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हम नेक्स्ट सेशन में उसको ज़रूर से लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।